प्रेम से भरपूर पति पाकर राकेश को पाकर सुगंधा बहुत ही प्रसन्न थी। उसके विवाह को अभी कुछ ही समय हुए थे कि अचानक उसकी विधवा सास ने उसे मायका भेजने का फैसला सुनाया और मजबूरन उसे 2 दिनों के लिए अपने मायके जाना पड़ा। किंतु हर पूर्णिमासी में जब उसको अपने मायका आना पड़ता था तो उसको माथा ठनका कि एक विषय में समय मेरी सास मुझे मायके क्यों भेजना चाहती है, और जबकि मैं अपने मायके जाना भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए इस बार उसने मायका ना जाने का मन बना लिया था। फिर उसकी सास ने कहा, ठीक है ना जाओ, परंतु तुम्हें आज मेरे कमरे में सोना पड़ेगा। किंतु मम्मी जी ऐसा क्यों, बहू ने पूछा था। बहू वो इसलिए कि हमारे परिवार के गुरु बाबा जी ने महाराज का आदेश है कि पूर्णिमासी के दिन राकेश के साथ कोई भी स्त्री नहीं सोएगी, नहीं तो उस पर कोई विपदा आ सकती है। पर मम्मी जी ऐसा क्यों, और क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? वही तो तुमने समझाने की मैं कब से प्रयास कर रही हूँ कि तुम्हारा अपने पति से एक रात दूर रहना ही इस समस्या का समाधान है। सासू माँ के समझाने पर सुगंधा अपने पति से हर पूर्णिमासी पर अलग होने को तैयार हो गई, परंतु वो इस सब बातों से संतुष्ट नहीं थी। उसे अभ्यास हुआ कि सासू माँ उसे सोने से पहले जो दूध का 1 गिलास पीने के लिए देती है, उसे पीते ही वो इतनी गहरी नींद में आ जाती है कि प्रातः उठ जाने वाली सुगंधा की आंख काफ़ी देर से खुलती है। उसने इस संबंध में राकेश से जब कभी बात करने की चाही तो वो उससे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल ही दिया करता था। अब की बार सुगंधा ने सासू माँ का लाया हुआ दूध का गिलास नहीं पिया और उसे चालाकी से खिड़की ओर फेंक दिया और सदैव की भांति नींद का बहाना बनाकर अपने सासू माँ के घर में लेट गई। आधी रात से कुछ समय पूर्व उसने अभ्यास हुआ कि जैसे सासू माँ बिस्तर से उठकर दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर कहीं जा रही हो। उसके कुछ समय बाद अचानक उसको कुछ विचित्र सी आवाज़ राकेश के बेडरूम से आती हुई महसूस हुई। सुगंधा ने जल्दी से बिस्तर छोड़ा और कमरे से बाहर आने का प्रयास किया, किंतु सासू माँ ने जाते समय बाहर से कुंडी लगा दी थी। वे बड़ी ही समस्या में पड़ गई थी कि कैसे बाहर जाए। वो अतिशीघ्र खिड़की के रास्ते बाहर चली गई और राकेश के कमरे की खिड़की के पास अपना कान लगाकर अंदर की ओर आने वाली आवाज़ को समझने का प्रयास करने लगी। जैसे सुनकर वह भयभीत हो गई। उसका दिल चाहा यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाए, किंतु वो ऐसा अपने पति के प्रेम और जिज्ञासा वश ना कर सकी। उसे बाहर से आने वाली जंगली जानवरों की गुर्राहट महसूस हो रही थी, इसलिए उसने खिड़की के दरारों के एक छिद्र से कमरे की अंदर की ओर देखा तो वह यह सब दृश्य देखकर कांप उठी कि कमरे में एक भयानक भेड़िया मांस खा रहा है और बेड पर उसकी सासू माँ आराम से बैठकर उसको निहार रही है, जबकि कमरे में राकेश कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। यह देखकर सुगंधा को वहीं खड़े खड़े वो पसीने से तरबतर हो गई थी। वे जल्दी से अपनी सासू माँ के कमरे में आकर सोने का बहाना कर लेट गई। उसे याद आया सासू माँ को शायद एक अपरिचित सा व्यक्ति आकर एक बोरी में कुछ देकर गया था। सासू माँ से पूछने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। सुगंधा को दूसरे दिन अपने कमरे में जाते समय भय लग रहा था। उसने सबसे पहले उस भेड़िए को डरते डरते खोजने का प्रयास किया, किंतु उसे उसका कोई चिन्ह नहीं मिला। आज उसे दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह राकेश से इस संबंध में अवश्य बात करेगी और अपने पति के इस रहस्य को जानकर ही रहेगी। सुगंधा को महसूस किया कि पूर्णमासी की रात गुजर जाने के बाद राकेश का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। डरते डरते सुगंधा ने राकेश से कहा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ और आप मेरे पति परमेश्वर हो। राकेश ने उसका यह प्रश्न सुना तो वह चौंक कर पहले उसकी और बड़े ध्यान से देखने लगा और फिर बोला, मेरी जान आज तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वह इसलिए कि जब ऐसा है तो पति पत्नी के माध्यम में कोई भी रहस्य नहीं रहना चाहिए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? स्पष्ट कहो जो तुम्हें कहना है। तो सुनो, हर पूर्णिमासी को सासू माँ
मुझे अपने कमरे में सोने को क्यों मजबूर करती है? मुझे मेरे पति के साथ क्यों नहीं सोने देती? बस इतनी सी बात। क्या हुआ जो कभी वह तुम्हें अपने साथ सुला लेती है तो? कहकर राकेश बहुत उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। देखिए, आप बात ना बनाइए। मैं सब कुछ कल अपनी आंखों से देख लिया है। मैं आपकी पत्नी हूँ। कृपया इस रहस्य का पर्दा उठाइए, अन्यथा मैं सोच सोच कर मर जाऊंगी। तो फिर राकेश ने कहा, अच्छा तो सुनो। मम्मी बहुत ही सुंदर थी। उनको विद्यार्थी जीवन में अपना एक स्मार्ट सहपाठी के रूप में से प्रेम हो गया था, किंतु मम्मी के माता पिता उनका विवाह अपने एक बिजनेसमैन करोड़पति मित्र के पुत्र के साथ करना चाहते थे। मजबूरन दोनों की प्रेमिका ने एक मंदिर में जाकर गंधर्व विवाह कर लिया, किंतु मेरे पिता की असमय रहस्य मृत्यु हो गई। मम्मी जल्द ही विधवा हो गई। रहस्यमय मृत्यु में मेरी मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, इसके अधिक ना जाने वे उचित है। तुम्हारे लिए केवल इतना ही बहुत है। पिताजी वास्तव में एक वेयरवुल्फ है और इस वर्ग के प्राणियों का बहुत रहस्यमय संसार होता है। उनके हर पूर्णिमासी की रात अपनी योनि में आना पड़ता है और मैं भी एक वेयरवुल्फ हूँ, इसलिए मुझे भी हर पूर्णिमासी को भेड़िए के रूप में आना पड़ता है। इतना कहकर राकेश ने सुगंधा से प्रश्न किया, बोलो, क्या यह सब जानने के बाद तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? फिर सुगंधा ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मरते दम तक आपके साथ रहूंगी। यह कहकर सुगंधा अपना सर राकेश के सीने पर रखकर रोने लगती है, तो राकेश ने एक गुर्राहट के साथ उसकी प्रसन्नता जताई। मेरा नाम नीता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने बचपन से ही कई भूत प्रेतों को देखा है और इनसे मेरा सामना भी हुआ है। मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि मैं भूतों प्रेत को देख और महसूस कर सकती हूँ। बचपन में मेरी इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं करता था, इसलिए ज़्यादातर बातों को मैं किसी को नहीं बताती थी और अपने तक ही रहती थी। आज जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, यह तब की बात है जब मैं कोलकाता में पढ़ाई कर रही थी और अपने कॉलेज में ही मैं एक फ्लैट में किराए पर रहती थी, जिसमें मेरे साथ 5 और लड़कियां भी रहती थी। जिस फ्लैट में हम रहते थे वह एक 2 मंजिला मकान था, जिसमें से सिर्फ उसमें 2 ही घर थे। नीचे वाला हमारा था और ऊपर वाले में 2 बूढ़ी औरतें रहा करती थी। उनसे हमारी कभी भी बात नहीं होती थी, लेकिन वो दिखने में कुछ अजीब सी ही लगती थी हमें। हमारा फ्लैट बहुत बड़ा था और उसके अंदर 3 कमरे थे। मैं अकेले एक कमरे में सोया रहती थी और साथ वाले कमरे में दूसरी 4 लड़कियां रहती थी और तीसरे कमरे में एक और लड़की अकेली रहती थी। तीनों कमरे के बीच में डाइनिंग एरिया था और उसके ठीक सामने किचन था। डाइनिंग एरिया मुझे हमेशा से ही कुछ अजीब सा लगता था, क्योंकि उसके चारों तरफ की दीवारें काली थी, मानो जैसे वो आग में झुलसी हों। साथ वाले कमरे की तीनों लड़कियां कॉल सेंटर में काम किया करती थी, इसलिए वो रोज़ रात के 2 बजे तक वापस आती थी। उनमें से एक लड़की का नाम श्वेता था। उस रात श्वेता, मैं और उस कमरे की दूसरी लड़की, हम तीनों रात भर जगे अपने कमरे में बैठे थे और बातें कर रहे थे। बातों बातों में पता नहीं चला कि कब रात के 2 बजे। इसी बीच बाकी तीनों लड़कियां नेहा, फ़ातिमा और मनदीप भी ऑफिस से आ गईं। उन्होंने घंटी बजी। हमारा मेन गेट काफ़ी बड़ा था और उसे खोलने के लिए हमें अपने फ्लैट के नीचे उतरना जाना पड़ता था। श्वेता और वह तीसरी लड़की कमरे वाली गेट खोलने नीचे गई। मैं फ्लैट में ही अकेली बैठी हुई थी। अचानक वो तीनों भागती हुई वापस आईं। मैंने हैरानी से उनसे पूछा, क्या हो गया? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि निकी, तुमने इतनी ज़ोर से क्यों चीख मारी और हमें अजीब सी आवाज़ भी तुम्हारी सुनाई दी। ज़ोर से मैंने हैरानी में उसे बोला, मैं तो नहीं चीखी और इतनी रात के सन्नाटे में मुझे कोई चीख की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी थी। यह घटना हम सभी को बहुत ही अजीब लगी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हम इस घटना को भूल गए। कई दिन गुजर गए, हम उस बात को अब भूल चुके थे। हम वे आवाज़ फिर से कभी सुनाई नहीं दी, लेकिन जब भी हम उसे कभी भी फ्लैट में अकेले होते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कोई ना कोई है और हमें देखे जा रहा है।
उस समय एक डरावना सा एहसास होता है। वे दिन मेरा उस फ्लैट में आखिरी दिन था, क्योंकि कॉलेज ख़त्म हो चुका था। बाकी की सारी लड़कियां पहले ही दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुकी थी। मुझे भी अगले दिन जाना था और उस फ्लैट में मुझे बस एक रात और बितानी थी, वो भी अकेले। सारा सामान मैंने पहले ही पैक कर चुकी थी। सिर्फ एक गद्दा ही था जिसको मैंने सोने के लिए ले रखा था, और कुछ कपड़े निकाल रखे थे जो कि मुझे अगले दिन पहनने थे। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मैं गद्दे पर लेटी हुई थी जो कि फर्श पे बिछाया हुआ था। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और मेरा कमरे का दरवाज़ा बंद था। तभी अचानक मैंने देखा कि मेरा कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुल गया। वो कोई हल्का दरवाज़ा नहीं था, बल्कि बहुत भारी दरवाज़ा था जो कि हवा से खुल नहीं सकता था। दरवाज़ा खुलते देख मैं बहुत सहम गई, क्योंकि उसके साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई घुस आया है। मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि मेरे साथ कमरे में कोई और भी है। मेरे रोम रोम खड़े हो गए थे और दिल में अजीब सी दहशत भर गई थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने हिम्मत करके अपना फ़ोन नीचे रखा। मैं गद्दे पर ही लेटी हुई थी। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं किसी के सांस लेने की आवाज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से सुन पा रही थी। मैं फर्श पे किसी के चलने की आवाज़ भी सुन रही थी। आवाज़ बहुत साफ आ रही थी और मुझे पता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। मैं अपने पूरे होश में थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी हिम्मत करके मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। मैं रो रही थी। रोते रोते मैंने यह सारी बात अपनी मम्मी को बताया। उस समय हर एक सेकंड जो मेरे साथ हो रहा था, मैं अपनी मम्मी को फ़ोन पे बताए जा रही थी। मेरी मम्मी यह बात सुनकर तुरंत पहचान गई कि ज़रूर यह कोई आत्मा है, और मुझसे कहा कि तू हिम्मत मत हार, और हौसला मेरा बढ़ाया। मेरी मम्मी ने मुझको बोला कि भगवान तेरे साथ है और तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साईं बाबा की तस्वीर हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ। मैंने किसी तरीके से अपना पर्स उठाया और साईं बाबा की तस्वीर निकाली। साईं बाबा की तस्वीर देखते ही पता नहीं मुझ में अजीब सी एक ताकत जग गई। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने भगवान का नाम लेने लगी और धीरे धीरे वो साया भी वहाँ से कहीं गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब घर में अकेली हूँ और वो साया अब जा चुका है। फिर भी मैं पूरी रात जगी रही और एक सेकंड के लिए भी मैं नहीं सोई। मैं सारी रात अपने भगवान का नाम लेती रही और सुबह होने की दुआ करती रही। किसी तरीके से रात गुजरी और सुबह हुई। जब सामान उठाने वाले आए तो उनमें से एक आदमी ने बताया कि यह तो भूतिया घर है और वहाँ के आसपास के सब लोगों ने इस घर के बारे में पता है और उस घर में कोई रहने भी नहीं आता है। दरअसल कई साल पहले यहाँ आग लगी थी जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद कभी मैं उस एरिया में नहीं गई। दोस्तों, यही थी आज की मेरी कहानी।